शब्दों को नित नहीं हारे दे, कदमों से हमें तार दे, मतुषार दे, मतुषार दे। है महाफला शुभदा सखा, है महाफला शुभदा सखा, सबला बना तू हमें सदा, सबला बना तू हमें सदा। तेरे गुण गाए माँ, चरणों में शीश नवाए माँ, चरणों। अब मैं चलिए दी डॉक्टर उपेंद्र नाथ तरफ देख लीजिए सर, एक मिनट ये सामने देखिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। सर यहाँ देखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। इसके बाद रायपुर से पधारे नरसिंह यादव जी से गुजारिश है कि वो आए और डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी के साथ। सर ये आपकी ये मेरे कोई तो संदेह है जो आपके पास है और ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व मंच की इस राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह विकास दवे जी ब्रिटिश सरकार की सख्ती भूमिका अदा कर रहा है। इसकी सभी शाखाएं प्रतिदिन किसी एक रचनात्मक कोशिश है जो इसलिए आनंद तुमने अपने जिस्म का दबादा भले ही उतार दिया हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी रूह मुजफ्फर जी के अच्छे तरीके से मुझे आमंत्रित करने के लिए। मित्रों, डूब गया सूरज तो क्या कुछ घंटों की बात, डूब गया सूरज तो क्या कुछ घंटों की बात, नए दिन में आएगा लेकर नव सुप्रभात। नदियां कलकल बह रही देती है सौगात, करती है दिन रात वह आगे बढ़ने की बात। और एक बार फिर हम यहाँ इस सभागार में एकत्र हुए हैं विश्व मैत्री मंच के आयोजन में। मैं आप सभी के यहाँ पर पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज के सत्र में अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय दादा पंत जी का मैं स्वागत कर रही हूँ। उनका वरद हस्त हमेशा मेरे शीश पर बना हुआ है। अक्षरा में मुझे उनका प्रतिदिन सानिध्य प्राप्त होता है, उनका बहुत स्वागत है। आदरणीय अग्रज श्री विजय बहादुर सिंह जी का बहुत स्वागत करती हूँ। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे एक फोन पर उन्होंने स्वीकृति दी और वे यहाँ पर आए, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर बोधीनाथ मिश्र जी वरिष्ठ गीतकार कुछ ही समय में यहाँ पधार रहे होंगे, उनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे मंच पर उपस्थित रामायण केंद्र के निदेशक श्री राजेश श्रीवास्तव जी का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। साहित्य अकादमी के निदेशक और उससे भी बढ़कर वरिष्ठ बाल साहित्यकार, उनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ, डॉक्टर विकास दवे जी का। मेरी मित्र संतोष श्रीवास्तव जिसने हमें यह अवसर प्रदान किया है, प्रतिवर्ष करती है, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिनको यहाँ पर हम पुरस्कृत कर रहे हैं और जिनके सौजन्य से कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है कि इसी तरह वे साहित्य की कलम को अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना फर्ज बहुत खूबी के साथ अंजाम दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की संस्थापक अध्यक्ष इस कार्यक्रम की, जैसे कि जयदीप बता रही थी, प्रेरणा स्रोत बहुत दिन पहले ही पूरी टीम को सजग कर देते हैं और आरती बढ़ती रहती है। कभी काम नहीं किया, हमारा बैनर भी लगा नहीं, होटल नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन उनसे बहुत इन सब चीजों में
जब से भोपाल आई, भोपाल की साहित्य की बगिया और उसमें और फूल खिलने लगे थे और वो खाद पानी उसको मिलने लगा है। उनका कलम 1977 से निरंतर जारी है। कहानी, उपन्यास, कविता, स्त्री विमर्श, संस्मरण, लघु कथा, साक्षात्कार, आत्मकथा की अब तक 27 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से PhD की मानद उपाधि प्राप्त है। मुझे जन्म दो मां इसी के विभिन्न पहलुओं पर आधारित पुस्तक रेफरेंस बुक के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में संग्रहित है। संतोष जी की 6 पुस्तकें पुस्तकों पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से MPhil हो चुका है। अब तक 7 PhD हो चुकी हैं। कहानी, लघु कथा, संस्मरण भारत के विभिन्न विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कोर्स में लगे हैं। और ये तो एक कहने की बात ही नहीं है कि बहुत सारी भाषाओं में मैं चाहूँगा सभी लोग तालियां बजाकर राष्ट्रभाषा विकास समिति के लिए और सत्र के लिए, दोनों के लिए। यदि पुरस्कार और सम्मानों की बात करें तो अब तक ये सम्मान और पुरस्कार देती है, मतलब रहने वाले हाथ अब देने वाले हाथ बन गए। उनको अभी तक 28 सम्मानों से नवाजा जा चुका है और उनकी सानिध्य से हम सभी बहुत हैं। मैं चाहता हूँ कि वो रेस पर आए और अपनी बात स्वागत अभिनंदन। हमारी बड़े फख्र की बात है कि आज पूरे भारत से के विभिन्न शहरों से यहाँ पर साहित्यकार पधारे हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन। अपनी बात शुरुआत करती हूँ इन 2 पंक्तियों से। तू पंख ले ले मुझे सिर्फ हौसला दे दे, तू पंख ले ले मुझे सिर्फ हौसला दे दे, फिर आंसुओं को मेरा नाम मत बता दे। यहाँ दोस्तों कुछ इसी तरह के जज्बे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की स्थापना हुई। आप कहेंगे कि इतनी सारी तो साहित्यिक संस्थाएं हैं, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? मैं मुंबई में रहते हुए अध्यापन यूनिवर्सिटी में अध्यापन करती थी और उसी दौरान में महिलाओं की काउंसलिंग भी करती थी। उस काउंसलिंग के दौरान मेरी जिन महिलाओं से मुलाकात होती थी उनकी आंखों में मैंने उफन का सागर देखा था, साहित्य का, नाट्य दर्शन का और चित्रकला। लेकिन उनको ये अवसर नहीं मिल रहा था कि वे उस सागर तट तक पहुँचे। तो घंटी जहाज़ी बड़े सम्राट घराने से आती आई थी और उनको उस जहाज़ी से निकलने में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई उनको प्रमोट नहीं कर रहा था आगे चलने के लिए, जहाँ पर उनकी योग्यता पहचानी जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच का ये पहला उद्देश्य हुआ कि उन महिलाओं को आगे आए और उस स्तर तक पहुँचाएं जहाँ उनके योग्यताओं की अनेकों संभावनाएं। कहती भी है कि इस संस्था ने हमारे हाथ में बेलन के साथ कलम भी पकड़ा है और हमें एक ऐसा मंच दिया जहाँ से हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकें। इस संस्था की स्थापना 8 मार्च 2014 को मुंबई में हुई थी और जैसा कि मैंने बताया कि साहित्य का जो साहित्य, नाट्यकला और चित्रकला इन 3 उद्देश्यों को लेकर ये संस्था स्थापित की गई थी। और मुंबई में रहते हुए केवल 8 लोगों ने ये संस्था की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उसमें मुंबई की लगभग सभी महिलाएं जुटी। शुरू में ये केवल महिलाओं की संस्था थी। फिर जब हम मुंबई टूर लेके गए तो वहाँ पे उस टूर में बहुत से लेखक भी गए थे। उन्होंने कहा इसमें लेखकों को भी जोड़िए, तो हमने लेखकों को भी इसमें जोड़ा और बहुत सारी कार्यशालाएं, बहुत सारे सम्मेलन मुंबई में रहते हुए किए और ये सोचा कि अब मुंबई में जितना करना था कर लिया, अब हम आगे भी बढ़ते हैं। इसमें हमने पर्यटन को भी शामिल किया और पर्यटन को शामिल करके पूरे भारत के 18 शहरों में हमने राष्ट्रीय सम्मेलन किए और उन राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान ऐसा नहीं कि जो गए बस उन्हीं का होता, वहाँ के हम विश्वविद्यालयों से भी जुड़े, शोध छात्रों से भी जुड़े और उनको अवसर दिया और हिंदी पे विचार विमर्श हुआ। तो इस तरह संस्था दिनों दिन आगे बढ़ती है। फिर कई इसमें साझा संकलन भी हमने प्रकाशित किए। समाज की जो ज्वलंत समस्याएं थी जैसे कन्या भ्रूण हत्या,
हमने निकाला बाबुल हमको ये अज्ञान चिड़िया, शायद निहाल चंद जी का उसमें है कविता, बाबुल हमको ये अज्ञान चिड़िया। और उसके बाद भारत पाकिस्तान विभाजन को निकाला, नीलम जी का है उसमें कहानी, वनिका पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है, नहीं अब और नहीं। और पुरुष विमर्श पर आधारित लघु कथाएं का भी साझा संकलन निकाला। इसके अलावा प्रतिमास कहानी संवाद और प्रतिमास काव्य चौपाल भी करते हैं और इसकी 6 जगह शाखाएं भी खुल चुकी हैं और बहुत विस्तार से इसका कार्य हो रहा है। इसमें आज आप देखेंगे कि हम लोग 13 पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो ये पुरस्कार किसी बड़े लेखक के नाम से नहीं, ये पुरस्कार इस संस्था के जो सदस्य हैं वो अपने प्रियजनों के स्मृति में देती है और ये मतलब उनके सौजन्य से होता है। ये एक तरीके का विश्वमर्ती मंच से उनके प्रियजनों को श्रद्धांजलि दी, उनके नाम से पुरस्कार है। और अगले वर्ष, इस वर्ष से काव्य रत्न पुरस्कार संजीव जी द्वारा शुरू हुआ है 11,000 का, और साहित्य गौरव सम्मान भी इस वर्ष से शुरू हुआ है। और अगले साल इसमें हमारी ही संस्था की वंदना रानी दयाल हैं, वो अपने पिता के नाम से 5100 रुपये का पुरस्कार शामिल कर रही हैं। तो ये समाज कल्याण पे दिया जाएगा हमने। इसमें हमने मतलब हेमंत को गए हुए 24 वर्ष हो गए हैं। तो शुरू में जब हमने हेमंत फाउंडेशन की स्थापना की तो सिर्फ एक पुरस्कार देते थे, हेमंत स्मृति कविता सम्मान। तो वो 19 वर्षों तक मुंबई से हुआ और फिर जब मैं भोपाल आई थी ये भोपाल से हुआ है। और उस समय इस पुरस्कार का प्रारूप कुछ दूसरा था। उस समय पूरे भारत भर से संपादक पत्रकार आते थे और हमारे मंच की शोभा बढ़ाते थे। और जिस कवि को पुरस्कार देते थे एक स्मारिका भी हम प्रतिवर्ष निकालते थे। तो वो स्मारिका में उसका परिचय और साक्षात्कार और उसकी जो किताब जिसपे हम दे रहे हैं पुरस्कार वो सब उसके बारे में भी छपता था और जो मंच था वो उसी के विषय में बात करते थे। तो ये अब हम भोपाल में दे रहे हैं ये पुरस्कार। और दूसरे संजीव कुमार जी इसी अनुपस्थित हैं, नीलिमा रंजन यूएस में हैं वो। आप सबने मिलकर इन पुरस्कारों हेमंत स्मृति पुरस्कार पर निर्णय लिया है और इनके द्वारा जो पुस्तक है मेरी दुनिया के ईश्वर, इसका चयन 23वें हेमंत पुरस्कार के लिए किया गया है। और जिस समय मैंने इस संग्रह को पढ़ा, अरुणाभ सौरभ ये पुस्तक है, जिस समय मैंने इस संग्रह को पढ़ा तो मैं चकित रह गई, क्योंकि जितना जब मैं हेमंत को कविता मतलब मुझे ऐसा लगा पहले मैंने अरुणाभ की कविताओं में हेमंत को पाया। आप आगे देखेंगे मैं एक कविता पढ़ूंगी, वैसी ही जिद वैसा ही जज्बा जैसा हेमंत को था, वैसी ही अरुणाभ सौरभ की कविताओं में थी। कहना चाहूंगी विचारों भावनाओं के समंदर का नाम है अरुणाभ सौरभ। यह संग्रह पर्याय है ईश्वर की अनुभूति का, अनुसंधान का, अभिज्ञा। अनेक प्रतिभाओं के धनी अरुणाभ की कविताएं उनकी प्रतिभा का सार्थक परिचय है। ये कविताएं प्रकृति में ईश्वर पाती हैं, ईश्वर में ईश्वर खोज लेती हैं और जीवन के यथार्थ में ईश्वर तलाशती हैं। ये कविताएं अनादि में वर्तमान, नश्वर में शाश्वत, आत्मा में अनात्मा और यथार्थ में सत्य का चित्रण तो है ही, साथ ही गलतियों की, मनुष्य के जीवन की जो गलतियां होती हैं उनकी स्वीकारोक्ति भी है, नाकामयाबियों तथा अद्वितीय की बात भी ये कविताएं करती हैं। कविताओं की गम्यता मानो ईश्वर से साक्षात्कार स्थापित करना। मैंने अरुणाभ के संग्रह और हेमंत के संग्रह में कुछ कविताओं में बहुत सामने पाया। एक मैं अरुणाभ की कविता पढ़ती हूँ। वे कहते हैं, तुम्हारी आंखें जैसी इसके हरे पत्ते की छांव से छलकर आती, तुम्हारी आंखें जैसी इसके हरे पत्ते की छांव से छलकर आती, धूप की टुकड़ियां आंखें जैसी दिखती हैं जमीन पर, देह पर पड़ने पर हजारों आंखें बनती हैं, समेट लो मुट्ठियों में इन सभी धूप की टुकड़ियों। ये अरुणाभ कहते हैं। अब देखिए हेमंत क्या कहते हैं। हेमंत कहते हैं, तुम हंसी डाली से ताजी पंखुड़ियां झड़ गई, तुम हंसी डाली से ताजी पंखुड़ियां झड़ गई, हौसलों में दुख की गौरैया सब चौंक गई,
घोंसलों में दुखती गौरैया सब चौंक गई, लिपे पुते आंगन में खिले बिखर गई, तुम हंसी। कितना बहुत मुझे ही सामने लगा। मैं अरुणा के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ये बड़े फख्र के साथ कहती हूँ कि आज मुझे 23वां हेमंत है। तो मैं अंजलि उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आए और यहाँ के संस्मरण इसकी यादों को ताज़ा करें। डॉक्टर प्रमिला वर्मा जी को प्राप्त है कि वो हर वर्ष आकर के हेमंत स्मृति हेमंत को याद करते हुए उनके विषय में कुछ न कुछ अवश्य बोलती हैं, लेकिन इस बार हमने आग्रह किया कि अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पाई हैं, तो मुझे ये दायित्व सौंपा गया है। तो ये शब्द सभी उनके हैं, क्योंकि अगर वो बोलती हैं, हमेशा वो आके पढ़ती हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हीं के ही विचार और उन्हीं के शब्द होने चाहिए। तो जो उन्होंने मुझे भेजा है वो मैं आपको पत्रकार में उपस्थित सभी बुद्धिजनों को मेरा प्रणाम। अस्वस्थता के कारण दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 23 वर्षों में ये पहली बार है जब मैं उपस्थित नहीं। हेमंत हमारा बेटा था और हेमंत के बारे में कुछ भी कहना उदासी में डूब जाना होता है। 1998 में जब हमने इस ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसके तहत विजय वर्मा कथा सम्मान देते रहे, तब क्या पता था कि हेमंत इस तरह अचानक चला जाएगा और हमें मौका भी नहीं मिलेगा कि हम ईश्वर से कुछ मांग सकें। फोन पर दुर्घटना की सूचना मिलती है और हमारी जिंदगी में हाहाकार मच जाता है। वह 5 अगस्त 2000 का दिन था, जब अपने ऑफिस के साथियों के साथ मुंबई के पास माथेरान जाते हुए हेमंत की गाड़ी वैली में गिर गई थी। संतोष श्रीवास्तव की एकमात्र संतान हेमंत उमंगों से भरे, जिनके भीतर थी अपार जिजीविषा, मात्र 23 वर्ष की उम्र। कितना कठिन रहा होगा उस घटना को एक मां के लिए सहना। मेरे लिए भी कठिन था। हम दोनों बहनों के बीच बस एक ही हमारा पुत्र था, हेमंत। लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरा 1 वर्ष बीतते बीतते जब हम हेमंत का सामान व्यवस्थित कर रहे थे, तब हमें उसकी डायरी से लगभग 50 कविताएं मिली। यह तो पता था कि हेमंत कविताएं लिखते हैं, लेकिन उन कविताओं की गहराई हमें उनके जाने के बाद मिली हुई। हमने उनकी सभी कविताओं को और उनके बनाए रेखा चित्रों को समेट कर इसे संग्रह का रूप दिया और वह मेरे संपादन में, अर्थात प्रमिला जी के संपादन में मेरे रहते पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। उस समय सभी साहित्यकारों की सहमति से हेमंत स्मृति कविता सम्मान की रूपरेखा बनाई। विजय वर्मा ट्रस्ट का हेमंत फाउंडेशन में विलय किया गया। सच्चाई तो हम सबके बीच यही रही कि हेमंत के लिए कोई भी किया गया कार्य संतोष जी के जीवन जीने का उद्देश्य बन जाता है। हेमंत, खामोशियों की आवाज में तुम आज भी हमारे साथ हो और सदा रहोगे। यकीन मानो, 21वीं सदी के कोलाहल से जख्मी कानों के लिए तुम्हारी कविताएं अमृत हैं। तुम होते तो शायद तार सप्तक के और भी गीत लिखे जाते। कितना कुछ कह गए तुम अपनी कविताओं में, कहीं प्यार, कहीं संवेदना, कहीं वेदना, कहीं अपने जाने का आभास देना। आज तुम्हारी सुनहरी यादों का दिन है। सब कुछ याद है मुझे, जब उज्जैन
शिव जी की नगरी में सर्वप्रथम मैंने तुम्हें अपने हाथों में लिया था। तुम रोए नहीं थे, बल्कि चकित से पृथ्वी की इस नजारे को देख रहे थे। तुम्हें शनैः शनैः बड़ा होते देखा था, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब 10 वर्ष की आयु में तुमने 4 पंक्तियों की कविता लिखकर सभी को चौंका दिया। और कहीं भी क्या फूलों का अंबार लगा है, या मेरा ही मन भंवरे सा गुलजार हुआ है। स्कूल और कॉलेज में लगातार तुम अपनी प्रतिभा का दर्शन हम सबको कराते रहे। कवि सम्मेलन हो या नाटक हो, तुम सदा एक उन्मुक्त व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर सामने आते रहे। गिटार में बहुत अच्छी धुनें निकाल लेना तुम्हारा प्रमुख शगल रहा। हेमंत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कई खेलों में अपनी दक्षता सिद्ध की। उन्हें अपनी मां के प्रति अपार प्रेम था। वे उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। मुझे याद है एक कहानी का शीर्षक उन्हीं ने सुझाया था। संतोष जी और मेरे द्वारा लिखित संयुक्त उपन्यास ख्वाबों के पैरघन में खासी दिलचस्पी वह लेते थे, बल्कि हमारे लिखे हर अध्याय को पढ़ते थे और उनकी समीक्षात्मक टिप्पणी के क्या कहने। हेमंत, आज तुम्हारी यादों के इस मंच पर तुम्हारे कोमल हृदय की कविताओं के रंग बिखेरने को जी चाहता है। तुम ना होकर भी हमारे बीच सदा हो। तुम सदैव हमारे बीच रहोगे और गुनगुनाओगे जिंदगी के गीत जो छोटी उम्र में तुम्हें हमसे छीन लेंगे, लेकिन हम सदा सुनेंगे तुम्हारी गुनगुनाहट को। तुम्हारी एक कविता का शीर्षक है किसी और जन्म के लिए। अगर वेदना है तो उसे पनपने दो, उन सपनों के लिए जो पूरे नहीं हुए, हो भी नहीं सकते, और उनमें जोड़ दो मेरा व्याकुल अस्वीकृत दावनल प्यार किसी और जन्म की। ऐसी ना जाने कितनी कविताएं हैं जिनमें खड़ी आपकी प्रकाशित कृतियों में फिल्म बनने के क्रम में आपकी नायिका इतना ही नहीं किसी और बहाने से देश दुनिया के इज्जत कविता संग्रह जिसके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है आपको। जबलपुर शहर की मेयर भी रही है। इस बार यह समाज सेवी सम्मान विजयकांत दुर्गा जी को दिया जा रहा है। पेशे से इंजीनियर लाइफ प्लांट से केंद्र की शुरुआत भारतीय वायुसेना निगम की सेवा देकर ग्रुप कैप्टन के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त की। फिर 24 वर्ष विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थाओं में सेवाएं दी। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के संस्थापक वाइस चांसलर डॉक्टर सी.वी. रमन का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और प्रकृति। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मंच द्वारा साहित्य में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। आकाशवाणी के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य का अनुभव है। कई महत्वपूर्ण नाटकों का निर्देशन और अभिनय भी आपने किया है। वर्तमान में रविन्द्रनाथ साहित्य संवाद फेसबुक पेज पर 2020 और 21 से लगातार लाइव साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आदरणीय मधुलिका सक्सेना जी द्वारा आयोजित है। अब एक और पुरस्कार है, व्यस्त है और 2 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसलिए यह पुरस्कार गिरिजा जी ग्रहण कर रही है। मनीष बादल जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। प्रतिनिधि जनताओं में होता है विद्रुपताओं की गहरी समझ और उनकी प्रथा और प्रस्तावों की प्रतिरोध के लिए भी आप कविता में समान रूप से सक्रिय है। स्त्री जीवन की गहरी समझ प्रेम कविताओं के लिए मौजूद हैं। आप आगरा विश्वविद्यालय से एमए समाजशास्त्र
सभी संग्रामों को कई कई सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका राग गोपाल 2024 का अंक केंद्रित था। प्रगति गुप्ता जी को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रहण करना है। सम्मानों से सम्मानित है डॉक्टर उपासना दीक्षित जी। वर्तमान में हम देख एक बार सामने देखिए आप। इंग्राहम इंस्टीट्यूट गर्ल्स डिग्री कॉलेज गाजियाबाद से आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। 5 पुरस्कार मिल चुके हैं। 32 पुस्तकों की लेखिका के 10 कहानी संग्रह और 4 उपन्यास कुछ अखिल भारतीय स्तर पर पुस्तक मंच की संस्था है। नीलम युगश्रेष्ठ जी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आयाम की बोर्ड का सदस्य, दैनिक जागरण संगीति की उपाध्यक्ष और भी सम्मान मंच की सदस्य डॉक्टर पूनम 151 रन तक आए। सूरज की कहानी चल रहा है। 151 याद में देते हैं किसी कारणवश है क्या कहानीकार के साथ हिंदी अदाकारा भी है। दीपक एहसान कुरैशी अभी तक आप को साथ में आप लोग यहाँ देखिए सामने। आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। तालियां हो जाए की जोर आ जाए। डॉक्टर संजीव कुमार जी अतुल प्लीज बैठिए। रानी सुनीता कहानी सत्र का संचालन करेंगी। मैं आग्रह करूंगी रानी जी मंच पर सुंदर संचालन करना। समापन सत्र का संचालन करेंगी। शिफालिका जी मंच पर आए। कार्यों को सम्मान करेंगे। सम्मान कर रहे हैं। हमेशा हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब में आपका संचालन होगा। बहुत स्वागत है। हेमंत स्मृति आदरणीय संतोष जी का और सभी निर्णायकों का आभार है। ध्यान दें 23 साल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 23 साल की ही व्यवस्था में भगत सिंह को फांसी दी गई और भगत सिंह हम सब लोगों के लिए हीरो। यहाँ मुझे जो कविता पढ़ने के लिए से आदेश हुआ है कि मैं बहुत कम समय दूंगा। सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सबको अपने आसपास जब लोग दुनिया छोड़ रहे हो कविता लिखते हैं। अपने आसपास जब लोग दुनिया छोड़ रहे हो कविता नहीं करती। हमारे दुखों पर मलहम लगाने, अपनों की लाश को कंधा देने, अपनों के लिए दवाई अस्पताल और किसी चीज की जरूरत पूरी करने कविता नहीं आती। कविता नहीं आ सकती जले पर नमक छिड़कने, भावनाओं को भड़काने, हमें उन्माद में ले जाने के लिए नहीं आती। कविता आती है अमन चैन और शांति के बीच, कभी शांत जल में विक्षोभ सी, कभी पानी के भीतर बल उत्प्लावन सी। सतह से उठती चीजें सतह पर नहीं लौटती, न लौटती हैं उनकी आगे न घाट न सीढ़ियां न पानी। सतह से पानी के भीतर उठती हैं चीजें उत्प्लावन बल के कारण। स्कूल के किसी क्लास में विज्ञान के मास्टर जी ने सिखाया था तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से जुड़ी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन है। नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के लिए उत्प्लावन बल लगता है। इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की वह इटली के सिराक्यूस की सड़कों पर नंगे पांव खड़ता था। सिराक्यूस की सड़कों पर भागता हुआ आर्कमिडीज डरा रहा था। सिराक्यूस की घेराबंदी के दौरान उस रोमन सैनिक ने की थी
उस महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक की हत्या जो कई सिद्धांतों का जनक था। आर्किमिडीज मारा गया और जिंदा रही उनकी खोज, जिंदा रहे उनके सिद्धांत और शरीर से नहीं सिद्धांतों से अमर हो गया आर्किमिडीज। मगर उस रोमन सैनिक ने अपने राज्य की वफादारी के लिए जिस आर्किमिडीज को मारा उसे कौन जानता है? अब एक छोटी सी कविता है दुनिया बदलने का। लौट आओ पंछियों कि सूरज तुमसे झूठ मूठ वादे करके छिप रहे। यूं तो मैंने सब कुछ पाया, आसमान से ऊंचा होकर उड़ने को पर ढूंढ रहा हूँ। आसमान से ऊंचा होकर उड़ने को पर ढूंढ रहा हूँ और जो पढ़कर पंडित हो जाऊं ढाई अक्षर ढूंढ रहा हूँ। जो पढ़कर पंडित बन जाऊं ढाई अक्षर ढूंढ रहा हूँ। दिल की बात जुबां पर आए मौका बेहतर ढूंढ रहा हूँ। मन की प्यास बुझाए ऐसी मीठी गागर ढूंढ रहा हूँ। रहा हूँ और राम नाम की छां मिले मैं ऐसा दुर्बल ढूंढ रहा हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ विश्व मैत्री मंच की इस टीम को, आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने इस सुंदर अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, और सामने बैठे हुए सभी मेरे वरिष्ठ साथी हैं और इस शहर के गौरव साहित्यकार जो सब बैठे हुए हैं। एक मुझे बहुत पुरानी बात याद आती है जिसमें ये कहा जाता था कि सामने सूर्य ही बैठे हो पूरे और एक दीपक से कहा जाए कि कुछ कहो। तो यहाँ पर जितने भी सूर्य विराजमान हैं हमारे समक्ष, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय दादा स्वास्थ्यगत कारणों से भले ही पीछे बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनसे ही संबोधन का प्रारंभ करना चाहिए। परम श्रद्धेय पंत जी आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे हम सबके वरेण्य मार्गदर्शक परम आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी, संपूर्ण देश में गीत की ध्वजा को लेकर लगातार यायावर की तरफ घूमने वाले गीत ऋषि परम आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी, राममय होकर के सबको राममय करने का संकल्प लेकर के लगातार काम करते रहने वाले बंधुवर डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी, और मुझे लगता है कि संतोष दीदी को संबोधित जरूर करना चाहिए। वो अभी कहीं व्यवस्था में संभवतः बाहर है, लेकिन हम सब लोगों को एक सूत्र में बांध करके यहाँ पर वे लगातार बुलाती रहती हैं और इन कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता भी लगातार बनी रहती है। उनकी सक्रियता को देख करके उनको प्रणाम करने का मन करता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच और हेमंत स्मृति सम्मान समारोह समिति, इन दोनों का ही ये संयुक्त आयोजन है। प्रारंभ में मौसी ने जब भूमिका रखी थी कि हेमंत जी की स्मृति में कैसे इस सम्मान को प्रारंभ किया, तो मुझे याद आ रहा था कि एक पंक्ति हम लोग सामान्यतः अक्सर कहते रहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन करके हम लोगों ने शहीदों के साथ उन दिवंगत रचनाकारों को भी खड़ा कर दिया है समकक्ष में, कि साहित्यकारों की चिताओं पर भी मेले सज सकते हैं। और उनका जाना दरअसल भारतीय दर्शन के अनुसार हम सब लोग ऐसा मानते हैं। कुछ 2-4 लोगों ने पहले सुन भी लिया, लेकिन अधिसंख्यक नए लोग हैं, इसलिए मैं सामान्यतः इस बात का उल्लेख करता हूँ। ईश्वर संभवतः अपने दोनों कंधों पर सुख और दुख की 2 झोलियां लेकर के घूमते हैं, और वे बराबरी से दोनों झोली से निकाल करके मनुष्य को कुछ न कुछ भेंट देते रहते हैं। तो स्वाभाविक है, सुख भी देने में आते हैं, दुख भी देने में आते हैं। और ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब दुख आता है तो बड़ा उद्वेलित हो जाता है, ईश्वर से शिकायत करने लगता है, और जब सुख आता है तो ईश्वर को स्मरण करना भूल जाता है। उसको लगता है ये तो मेरा अपना अर्जित है। लेकिन साहित्यकार, कलाकार सामान्य मनुष्य से थोड़े
और इसलिए जब ईश्वर सुख और दुख के उपहार देता है तो साहित्यकार कलाकार सुख के समय भले ही ईश्वर को धन्यवाद दे न दे, लेकिन संतोष दीदी जैसे साहित्यकारों को जब दुख ईश्वर देता है तो ऐसे साहित्यकार कलाकार ईश्वर से कहते हैं कि प्रभु थोड़ी देर ठहरो, आपने जो उपहार दिया है उसका एक रिटर्न गिफ्ट हम आपको देना चाहते हैं। ये हिम्मत केवल साहित्यकार को कलाकार कर रहा है। और ये रिटर्न गिफ्ट देने की परंपरा आज की नहीं है। महाकवि निराला से उनकी प्रिय पुत्री सरोज को जब ईश्वर ने छीना तो उन्होंने कहा कि प्रभु की रिटर्न गिफ्ट के रूप में सरोज स्मृति ले जाइए। जैसे ही जगजीत सिंह जैसे बड़े गजल गायक को जब पुत्र का विछोह भोगना पड़ा, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और चित्रा सिंह ने घोषणा कर दी थी, उनकी पत्नी ने अर्थात मां ने, उन्होंने कहा था कि अपने जीवन में कभी भी गजल गीत गाऊंगी नहीं, मेरा स्वर चला गया, मेरा बेटा चला गया। जगजीत सिंह जी से पत्रकारों ने कहा कि क्या आप भी गाना छोड़ देंगे? जगजीत सिंह जी ने कहा कि नहीं, मैं लगातार गाता रहूंगा, संभवतः मेरी गजलों में, मेरे गायन में कहीं दर्द की कमी थी, इसलिए ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा कष्ट दिया है, अब इस कष्ट के साथ में और अच्छा गाने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही जब संतोष दीदी को प्रिय पुत्र हेमंत का विछोह मिलता है तो वह हेमंत स्मृति कवि का सम्मान में परिवर्तित हो जाता है। और इसलिए मैं आदरणीय दीदी को बधाई देता हूं कि उन्होंने लगातार इस अपनी वेदना को संवेदना में बदला। वेदना तो सबको मिलती है, लेकिन दूसरों की वेदना को अपनी वेदना बना लेने वाले बिरले लोग होते हैं। मुझे याद आता है महाराष्ट्र की सिंधुताई सपकाल को, जब आप उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, पद्म अलंकरण में उनको मिले हैं, उनके अपने परिवार ने, समाज में उदाहरण दिए कि आपकी संतान नहीं है, संतति नहीं है। और उस माँ ने अंततः सैकड़ों हजारों बच्चों को अपनी संतति घोषित करके उनके पालन में अनाथ बच्चों की माँ बनकर के उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यापन किया। वो जब गई दुनिया से, मुझे लगता है यदि एकाध संतान होती तो शायद केवल मुखाग्नि तक सीमित होती, लेकिन उन हजारों संतानों ने उस माँ को पूरी दुनिया में अमर कर दिया। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मेरा सौभाग्य कल से उनके संपर्क में रहा हूँ। यहाँ पर मंच पर डॉक्टर विकास दवे जी हैं, जिनके बिना मध्य प्रदेश या उत्तराखंड का भी विकास नहीं हो सकता। ऐसे विद्वान मेरे दो बगल में हैं, एक को आपने सुना ही और एक को आप सुन रहे हैं। सबको नमस्कार। और सबसे ज्यादा आभार में उस माँ को ये प्रतीक कर रहा है जिन्होंने एक अभिशाप को वरदान में बदल दिया। समाज कैसे वरदान पाता है किसी के अभिशाप से, उसका एक जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव जी। मेरा उनसे परिचय भोपाल में नहीं हुआ, दिल्ली भारत के किसी शहर में नहीं हुआ। पहला परिचय और गहन परिचय ताशकंद में हुआ। ताशकंद जाकर के हमको उनसे परिचय लेना पड़ा और वो परिचय इतना गहराता गया। आज मैं जब आपके समक्ष हूँ तो उनका एक खुद जारी हुआ कि आपको आना है और मैं आपके समक्ष हूँ। कुछ व्यतिक्रम हुआ जिस कारण थोड़ा सा विलंब से आया। मैं सामान्यतः विलंब से नहीं आता हूँ, लेकिन बात हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा हूँ। मुझे तो नुकसान अपना ही हुआ, उससे पहले के कार्यक्रम को मैं सुन नहीं पाया। मुझे एक बेहद खुशी इस बात की है कि आज इस कार्यक्रम में वसंत के मौसम में, वसंत ऋतु में हेमंत को याद किया जा रहा है। लोग अतीत से ही शक्ति लेते हैं। वसंत का अतीत हेमंत है और उसी से
ऊर्जा ग्रहण कर आगे हम ग्रीष्म की तैयारी करेंगे और फिर पावस की तैयारी करेंगे। वर्ष का जो ये बहुत महत्वपूर्ण मौसम है, उसमें हमने उस हेमंत को याद किया जिसकी छोटे छोटे अंकुर अब धीरे धीरे हमारे हृदय में अंकुरित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। दूसरा हर्ष इस बात का है कि उन्होंने अपने हेमंत के प्रतिरूप एक युवा साहित्यकार को, जिसे हम अरुणाव सौरभ के नाम से जानते हैं, और नंगे बाहों में चलना है, सड़कों पर शीशे की किरचे, और नंगे बाहों में चलना है, सर्कस के बाग की तरह हमको लपटों के बीच से निकलना है, सड़कों पर शीशे की किरचे, और नंगे पाँव हमें चलना है, सर्कस के बाग की तरह हमको लपटों के बीच से निकलना है। इतने नदियां सागर हैं, फिर भी हम हैं नीते, इतने बादल नदियां सागर हैं, फिर भी हम हैं नीते, चूमते हुए छुरी कसाई की, देवने सही है ये दिन बीते, चूमते हुए छुरी कसाई की, देवने सही है ये दिन बीते, फिर रहू रुहान उम्र पूछेगी, फिर रहू रुहान उम्र पूछेगी, जीवन क्या नींद में टहलना है, सड़कों पर शीशे की किरचे हैं, और नंगे पाँव हमें चलना है, सर्कस के बाग की तरह हमको लपटों के बीच से निकलना है। जो सूर्योदय और सूर्यास्त का अब मैं बहुत ही इज्जत अदब और सम्मान के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर विदिशा के स्नातकोत्तर जैन महाविद्यालय के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष के हुए कार्य में कार्य करने के बाद 1995 से 2003 तक भोपाल के उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान में हिंदी के विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हैं और देर हो गई है। मैं तो 2 बजे के आसपास सो रहा हूँ। सबसे पहले तो आज जो लोग पुरस्कृत हुए हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। जिन लोगों ने आज इस पुरस्कार को प्रदान किया है, उसमें जो लोग मंच पर अभी उपस्थित हैं, उसमें डॉक्टर विकास द्विवेदी हैं, जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक हैं, हमारे बहुत पुराने परिचित पंडित दिनाथ मिश्र जी हैं, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव हैं। ये जब छात्र थे तभी से मैं इनके संपर्क में था, ये मेरे संपर्क में थे कि नहीं ये पता है। बाकी आज जो संचालन कर रहे हैं, और यहाँ हमारे भोपाल के और देश के कई बड़े लेखक बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं, मुकेश वर्मा जी बैठे हैं, हरि भटनागर जी बैठे हैं, संयोग से तो कभी नहीं कथाकार जो पूरे देश में जाने जाते हैं, दीक्षित जी आए हैं जीवन करते। तो मैं इन सब लोगों का, आप सब लोगों की ओर से स्वागत करता हूँ, और जो पुरस्कृत हुए हैं उन्हें बधाई देता हूँ। जिसकी स्मृति में ये सारा आयोजन है, वो निस्संदेह उसी बहाने हम लोग यहाँ बुलाए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि
जब किसी कवि की मृत्यु होती है या अकाल मृत्यु होती है, ये पूरी की पूरी संस्कृति की मृत्यु होती है, वो केवल कवि की मृत्यु नहीं होती। इसलिए समाज की ये जिम्मेदारी है कि वो संस्कृत को फिर से जीवित रखने के लिए उसे याद रखें, और संतोष जी वही काम इस बहाने से कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मित्रों, लेखक होना बहुत आसान भी है, लेकिन बहुत कठिन भी है। जो लोग छंद को और अलंकार को ही लेखन समझते हैं, उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन जो लोग अपने समय को, उसकी चुनौतियों को, उसके अंधेरों को समझते हैं, उनके लिए बहुत कठिन। क्योंकि आप याद करें कि वाल्मीकि और वेदव्यास को यह देश कभी नहीं भूलता। तब से लेकर आज तक न जाने कितने राजा महाराजा हुए होंगे, लेकिन हमारी चेतना में रामायण और महाभारत के लोग बसे हुए। तुलसीदास ने जो लिखा है वो बसा हुआ है, गालिब ने जो लिखा है वो बसा हुआ है, मीर ने जो लिखा है वो बसा हुआ है, प्रेमचंद ने जो लिखा है वो बसा हुआ है। लेखक होने के लिए जरूरी है कि हम सोचें कि अचानक कोई समाज में भूल क्यों नहीं पाता। और तो हम भी लिख रहे हैं, हमें हमारे जमाने में लोग पढ़ना भी नहीं चाहते। तो ये चुनौती तो लेखक के लिए होती है, और ये बहुत कठिन चुनौती होती है। और इसके लिए जो मेरी समझ में आया वो ये है कि अगर आप किसी भाषा में लिख रहे हैं, तो भाषा से जुड़ी हुई सारी परंपरा का अध्ययन जब तक आपको नहीं है, तब तक लिखना सिर्फ आपका व्यक्तिगत आनंद तो हो सकता है, लेकिन लोक का या समाज का आनंद होना बड़ा कठिन है। तो हम शब्द के पास जाएं, उसी जिम्मेदारी के साथ हमें जाना चाहिए, और अगर हम वो नहीं जा पाते तो फिर उसकी साधना करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि लेखक का एक काम तो यह है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जितने भी लोग बैठे हैं उनके अलग अलग नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन उनके चेहरों में, उनकी सवाहत में मैं ये महसूस करता हूँ कि वो अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन लिए हुए हैं, एक संस्था लिए हुए हैं। वो न केवल व्यक्तित्व है, उनके अंदर अनेक संस्थाएं हैं, और वो संस्थाएं उनकी द्वारा चलती हैं। तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मेरे पास शायद शब्द भी नहीं होंगे। और इस आयोजन को मेक इट पॉसिबल बनाने के लिए हर संभव कोशिश के लिए जो एक टीम 2 महीने पहले से लगी रही, उसकी रूपरेखा तैयार करती रही, उसके बारे में सोच विचार करती रही, बैनर कैसे होगा, लोग कैसे बैठेंगे, अरेंजमेंट कैसे होगा। और यहाँ पीछे जो पलाश होटल के कर्मचारी हैं, जो अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे लिए खड़े हुए हैं, जिन्होंने इस माइक की व्यवस्था की, जिन्होंने इस बैनर की व्यवस्था की, परोक्ष अपरोक्ष रूप से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीम हैं, उन सभी